नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी एक सच्ची और डरावनी कहानी। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरी और भी कहानियाँ सुनना ना भूलिएगा। आज की कहानी मुझे अफगानिस्तान से अहमद जी ने भेजी है। अब मैं आप सभी को कहानी अहमद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। यह बात तब की है जब मेरे दोस्त की शादी थी। तकरीबन 1 साल पहले 2 फरवरी की शादी थी और यह हादसा 6 फरवरी को हुआ था। स्क्रीन पर दिखाई दिए गए फोटो में आप सभी देख सकते हैं, जो बीचों बीच तीसरे नंबर पर जो खड़ा है उसी दोस्त की शादी थी। यह हादसा मज़ार शरीफ एक शहर है अफगानिस्तान में, उसी के बॉर्डर के पास वह जगह है। स्क्रीन पर आप उस जगह की तस्वीर देख सकते हैं। यह जो जगह है वह पहाड़ी इलाका है। मैं अपने दोस्त के पास 10 साल के बाद गया था। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। बचपन में मेरा दोस्त मेरे साथ ही रहता था। हम दोनों का घर एक दूसरे से काफ़ी मिला हुआ था, तो हम दोनों साथ ही बड़े हुए थे। और फिर जब मैं 10 साल का हुआ तो मैं फ्रांस चला गया था। जब मेरे दोस्त का शादी तय हुआ था तो उसने मुझे उस वक्त कॉल किया और कहा कि काफ़ी साल हो गए हैं तो आया नहीं, पर शादी में ज़रूर आना। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं यूरोप में फ्रांस में रह रहा था। मैं वापस इसलिए नहीं आता था अफगानिस्तान में क्योंकि मेरे दादा एक पॉलिटिशियन है और जो कि उनके अपोजिट पार्टीज थी, उनसे मुझे खतरा था। इसलिए उन्होंने मुझे 10 साल की उम्र में ही फ्रांस यूरोप में रहने के लिए भेज दिया था। जैसे कि आप सब जानते हो, अफगानिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं। मैं अपने दोस्त की शादी से 10 दिन पहले ही आ चुका था। मैं अपने दोस्त से काफ़ी सालों बाद मिल रहा था। खुशी का माहौल था। मैंने अपने दादा और अपने माँ बाप को मना लिया था अफगानिस्तान में आने के लिए। मेरे दोस्त के शादी की तैयारियां हो रही थी। मैं और मेरे काफ़ी दोस्त मिलकर मेरे दोस्त की शादी के लिए मदद कर रहे थे, क्योंकि जो मेरा दोस्त था जिसकी शादी थी उसकी फैमिली इतनी अमीर नहीं थी। इसलिए हम सब दोस्त ने मिलकर उसकी शादी में कुछ मदद करने की कोशिश की। जितना हम सबसे हो सकता था हमने मदद की। शादी अच्छे से हो गई। पूरी रात मौज मस्ती हुई, बम पटाखे फोड़े गए, खूब शराब पिया गया और साथ में गांजा वगैरह भी पूरी रात चलती रही। शादी होने के बाद सब कुछ अच्छे से रहा। मेरा दोस्त अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। एक हफ्ता तो मैं अपने दोस्त के साथ बिताया और दूसरा हफ्ता मैंने अपने माँ बाप के साथ। मैं अफगानिस्तान में 20 दिन के प्लानिंग के साथ आया था कि मुझे 20 दिन ही अफगानिस्तान में रुकना है। फिर ऐसे ही 10-15 दिन बीत गए घर वालों के साथ। फिर जो 5 दिन बचे थे, हम दोस्तों ने सोचा कि कैंपिंग करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दिए गए पिक्चर में आप सब देख सकते हैं, हम दोस्तों ने इसी जगह पर कैंपिंग करने का प्लान किया था। यह जो जगह थी वहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर रखा था। वह एक पहाड़ी इलाका था। तालिबान ने पूरी जगह पर कब्जा नहीं किया था। वहाँ पर तोरा तोरा नाम का एक जगह था, वह पहाड़ी इलाका था, उसी पर तालिबान ने कब्जा कर रखा था। हम 5 दोस्त जहाँ पर आए थे वहाँ रशियन मज़ार शरीफ आए थे। तब मुजाहिदीन की कौम वहाँ पर गए थे। तब वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। मुजाहिदीन और रशियन के बीच बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुकाबला हुआ। मुजाहिदीन के काफ़ी लोग मारे गए। जहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी अपने साथ बंदूक वगैरह साथ रखने लगे थे। यह काफ़ी सालों पुरानी बात है। जहाँ हम कैंपिंग करने आए थे वहाँ पर 2004 में तालिबान के द्वारा मारे गए मुजाहिदीन के 20,000 लोगों की कंकालें बरामद हुई। वह नज़ारा काफ़ी भयानक था। हम 5 दोस्त तैयार हो गए थे कैंपिंग करने के लिए। हम अपनी कार में थे और हमने अपने साथ काफ़ी सारी बंदूकें भी ले रखी थी, जिनमें से 5 AK-47, 2 स्नाइपर और एक RPG थी। क्योंकि अफ़गानिस्तान का माहौल काफ़ी ख़राब था और जहां हम जा रहे थे कैंपिंग करने के लिए वहां पर तालिबान का कब्जा भी था। कभी भी कुछ भी हो सकता था, इसलिए हर अफगानिस्तानी लोग अपने साथ बंदूकें रखा करते हैं। सुबह के 9 बज रहे थे। हमें जहां कैंपिंग करनी थी हम वहां पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर हमने अपना टेंट लगाया।
फरवरी का महीना था, ठंड भी काफ़ी थी, तो यहाँ लोग नहीं आया करते थे। ज़्यादातर लोग दिन के समय यहाँ आते थे। रात के समय यहाँ कोई नहीं रुकता था, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना था कि इस जगह पर रात के समय जिन्नातों का बसेरा रहता है, इसलिए रात में वहाँ कोई नहीं रुकता था। हम अपने साथ खाने पीने का काफ़ी सामान भी लेकर आए थे। पहले दिन हम दोस्तों ने काफ़ी डांस किया, दारू वगैरह, गांजा वगैरह सब पिया। उसी दिन जैसे ही रात का समय हुआ तो हमें कुछ अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई दे रही थी, किसी के चीखने की और चिल्लाने की, और साथ ही हमें बंदूक चलने की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम सभी दोस्त नशे की हालत में थे। हम सब ने अपनी बंदूक अपने हाथों में ले ली और हम जल्द से जल्द अपनी कार में आ गए। फिर हम दोस्तों ने अपनी स्नाइपर से गोली दागी पेड़ों के ऊपर, जो हमसे 400 मीटर की दूरी पर थे। हमने हर एक डायरेक्शन में बंदूकें चलाई। रात के 11 बज रहे थे और वह नज़ारा बिल्कुल भयानक सा था। तभी हमने भी बंदूक चलाना बंद कर दी। फिर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई भी नहीं है। तभी हम में से एक दोस्त ने कहा कि अब हमें सो जाना चाहिए कार के अंदर ही। रात काफ़ी हो गई थी। हम कार के अंदर आ गए थे और हमने गांजा फूकना शुरू कर दिया था। सुबह 4 बजे तक हम दोस्तों को बंदूक चलने की आवाज़ आती रही। फिर सुबह 4 बजे के बाद ही बंदूक की आवाज़ आना बंद हो गई थी। हम अपने साथ जितनी भी शराब लेकर आए थे हमने सब खत्म कर डाली थी। हमारे पास 5 दिनों के हिसाब से शराब थी, पर हम दोस्तों ने एक ही रात में सारी शराब खत्म कर दी, क्योंकि हम सबको भरोसा हो गया था कि अब हम मरने वाले हैं। हम में से एक दोस्त वह पूरी रात रोता रहा। उसको काफ़ी डर लग रहा था। जो भी हमारे साथ हो रहा था, सुबह 4 बजने से 1 घंटा पहले तक हमारे कार पर गोली चलने की आवाज़ आ रही थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि 3000 बंदूकों से हमारी कार पर हमला किया जा रहा है और हमारी कार साथ में हिल भी रही थी जब गोली कार से टकरा रही थी। जब गोली कार से टकराती है तो वैसी ही आवाज़ हमारी कार से भी आ रही थी। वह आवाज़ इतनी भयानक थी क्योंकि वह एक गोली की आवाज़ नहीं थी, वह कई हजार गोलियों की आवाज़ हमारी कार से आ रही थी, कि काफ़ी हजार गोलियां हमारी कार से टकरा रही हो, कि कोई हजारों लोग हमारे ऊपर हमला कर रहा हो। फिर तभी हम सब कार से बाहर आकर देखते हैं, जब 4 बज जाते हैं सुबह के, कि आसपास कुछ भी नहीं रहता। हमारी कार पर एक खरोच तक नहीं रहती है। और आज दूसरा दिन था। मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि कल रात जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, हमने महसूस किया, वह और कोई नहीं, जिन थे। और साथ में मेरे दोस्त ने यह भी बताया कि 2004 में मिली कंकालों की भी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं, पर वह आत्माएं अच्छी हैं। वह हम लोगों को जिनों से बचा रही थी। दूसरे दिन हमने अपनी जगह बदल दी थी। हम थोड़ी पहाड़ी इलाके की तरफ आ चुके थे। स्क्रीन पर दिखाई दी गई फोटो को आप देख सकते हैं। यह दोपहर के 3 बजे की फोटो है, जब हमने अपने कैंपिंग की जगह बदल ली थी। साथ ही हमने घर ना जाने यहीं रुकने का फैसला किया था। पिछली रात हम नहीं सोए थे, इसलिए हमने वहां अपना टेंट लगाया और हम दोस्त सो गए। फिर अचानक कुछ घंटों बाद ही मैं अपने टेंट में सो रहा था और मुझे महसूस होता है कि किसी ने मेरे कमर पर बहुत जोर से मारा हो। तभी एकदम से झटके से मेरी आँख खुल जाती है और मुझे महसूस होता है कि किसी ने मेरे कमर पर बहुत जोर से मारा हो। तभी एकदम से झटके से मेरी आँख खुल जाती है और मैं अपने टेंट से थोड़ा बाहर आकर देखता हूँ अपने दोस्तों के टेंट्स की तरफ। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं डर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वहाँ इंसानों की आकृति जैसे काले साए मंडरा रहे थे। वह भी काफ़ी सारे थे। मैं फौरन अपने टेंट से गन उठाता हूँ और उनकी तरफ फायर करने दौड़ता हूँ और साथ में मैं ऊपर वाले का नाम भी लेता हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे बाकी दोस्त भी जाग जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, तुम लोग भी बस ऊपर वाले का नाम लो और उन पर फायरिंग करना शुरू कर दो। हम सब काफ़ी डर गए थे, पर अभी तक हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। फिर कुछ ही देर में हम एक आदमी की आवाज़ सुनते हैं। वह एक मालिकम मुस्लिम जिन था। वह हम सबसे कहता है, मैं यहाँ अपने दोस्त के खजाने की रक्षा कर रहा हूँ। आप लोग फायरिंग करना बंद कर दीजिए, हमारे साथ बच्चे भी हैं। आप हमारे इलाके में आ चुके हैं और हमें इससे दिक्कत हो रही है। तभी मेरा एक दोस्त उनसे कहता है, हम यहाँ खजाने के लिए नहीं आए हैं और ना ही हमारा ऐसा कोई मकसद है कि
आपको परेशान करे। हम तो बस यहाँ मौज मस्ती के लिए आए थे, पर हम कल रात से ही डरे हुए हैं, क्योंकि कल रात से हमें कुछ अजीबो गरीब बंदूक के चलने की आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से हम पूरी रात सो नहीं पाए। हम आपसे माफी मांगते हैं और हम आपसे यह भी चाहते हैं कि क्या हम आज रात यहाँ शांति से सो सकते हैं। मेरे दोस्त के कहने के 5 मिनट बाद ही वह कहते हैं हाँ आप लोग सो सकते हैं, और वह साथ में यह भी कहते हैं कि हम पूरी रात आपकी सुरक्षा भी करेंगे। जिस आवाज को मैं और मेरा दोस्त सुन रहे थे वह बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी की तरह की थी। फिर उस रात बड़ी शांति से हम सब सोए और अगले ही दिन हम वहां से निकल गए। मैं अपने दोस्त और अपने घर वालों से अलविदा लेकर फ्रांस वापस आ गया। मज़ार शरीफ में मेरे आखिरी दिन की फोटोज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। यह कहानी मैंने अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर रखी है, लेकिन उस वक्त इस कहानी पर इतने व्यूज नहीं आए थे जितने आने चाहिए थे, तो इसलिए मैं इस कहानी को फिर से आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। मुझे लगता है कि मुझे यह सब चीजें कागज पर लिखकर इन सभी चीजों पर पुनः विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ अजीब चीजें घटित हुई हैं। हो सकता है यह सब मेरे मन का वहम ही हो। मुझे सिर्फ अपने विचारों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा दिमाग इतनी सारी बातों को एक साथ ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इस छोटे से अपार्टमेंट में ऐंठन महसूस होने लगी है। शायद यही समस्या है। मुझे बस पूरी दुनिया में यही रूम जो लेना था, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता जो था। यहाँ खिड़कियों की कमी दिन और रात को समान बना देती है। मैं कुछ दिनों में बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं इस प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट पर इतनी गहनता से काम कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। मॉनिटर पर घंटों बैठे रहने और घूरने के कारण किसी को भी अजीब महसूस हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केवल यही बात है। मैं ये पक्का नहीं बता सकता कि मैंने ये डर पहली बार कब महसूस किया, और ना ही इसे परिभाषित कर सकता हूँ। शायद मैं थोड़ी देर अगर किसी से बात करता तो सब वापस सहज हो जाता। प्रोग्राम के निष्क्रिय होने पर मैं आमतौर पर जिनसे भी बात करता हूँ वो ऑनलाइन नहीं आ रहे थे। मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अंतिम ईमेल मुझे किसी ने भेजा था 1 दिन पहले। एक मित्र ने कहा था कि जब वह स्टोर से वापस आएगा तो वह मुझसे बात करेगा, और वह कल था। मैं अपने सेल फोन से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का नेटवर्क बहुत ख़राब है। हाँ, यही बात है। मुझे बस किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है, किसी की भी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। मैं अपने कमरे से बाहर निकलने जा रहा हूँ। मैंने अपने छोटे से कमरे का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से खोला। मुझे महसूस हुआ कि उस अकेलेपन का डर मेरे मन में अंदर तक बस गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने की गैलरी एकदम अंधेरे से नहाई हुई थी। मेरे मन में बसे उस अंधेरे के कारण शायद वो गैलरी और भी ज़्यादा अंधेरी दिख रही थी। मेरे कमरे के सामने 2 सोडा मशीन रखी थी, जो कि बहुत दिनों से काम नहीं कर रही थी। शायद मेरे मकान मालिक को इन सोडा मशीनों की कोई चिंता भी नहीं थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से बंद किया और दूसरी ओर चल पड़ा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मगर मुझे उस समय ऐसा करना ही उचित लगा। मैंने ऊपर जाने वाली सीढ़ी पकड़ी और बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तो दरवाज़ा काफ़ी बड़ा और भारी था। मैंने उस दरवाजे में लगे एक छोटे से शीशे से उस बिल्डिंग के बाहर मुख्य सड़क को देखा। बाहर अंधेरा था, बिल्कुल गहरा अंधेरा। कोई राहगीर नहीं दिख रहा था। बारिश के मौसम के कारण शाम के समय भी बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। मुझे अचानक से शरीर में बिल्कुल सिरहन सी महसूस हुई, जबकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मुझे लगा कि शायद बाहर हवा चल रही हो, बिल्कुल धीमी हवा, जिसके होने का एहसास ना हो, मगर वो आपको अंदर ही अंदर कपकपाती रहती है। मैंने निर्णय लिया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर जाने के बजाय मैंने अपना फ़ोन उस दरवाजे के पास किया और उसमें सिग्नल दिखाने लगा। मैं बहुत खुश हुआ। अब समय है किसी और की आवाज़ सुनने का, मैंने खुद से कहा। बिना किसी कारण के डरना मुझे भी अंदर से अजीब लग रहा था। मैंने फ़ोन में देखा और अपनी बेस्ट फ्रेंड सोनम को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने पर 1 घंटी बजी, मगर फिर सन्नाटा छा गया।
मैं काफ़ी देर तक फ़ोन को अपने कानों पर लगाया रहा। फिर अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बज उठी और मैं बिल्कुल चौंक गया। मुझे उस अपार्टमेंट के सन्नाटे की इतनी आदत हो गई थी कि अब थोड़ी सी भी आवाज़ मेरे कानों को चुभने लगी थी। हेलो, मैंने पूछा। मुझे उसकी आवाज़ सुनकर एक झटका लगा, कई दिनों बाद किसी के बोले गए स्वर को सुनकर। भले ही वह मेरा अपना हो, मुझे घर के अंदर मेरे कंप्यूटर की और गैलरी में रखे सोडा मशीन के ड्रोनिंग की आवाज़ की ही आदत पड़ चुकी थी। पहले तो मेरे अभिवादन का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर आखिरकार एक आवाज़ आई। हेलो, उधर से एक आदमी की आवाज़ आई। आवाज़ किसी लड़के की ही लग रही थी और जानी पहचानी सी लग रही थी। मगर इससे पहले कि हमारी बात आगे होती, कॉल कट गई। मैंने अपने फ़ोन में रिसीव कॉल की लिस्ट देखी और पाया कि अभी अभी जिस नंबर से कॉल आया वो अननोन नंबर था। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ और सोच पाता, फ़ोन ज़ोर से बज उठा। मुझे फिर से झटका लगा। इस बार मैंने जवाब देने से पहले फ़ोन करने वाले को देखा। यह एक और अननोन नंबर था। इस बार मैंने फ़ोन को अपने कान तक रखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। फिर एक परिचित आवाज़ ने मेरा तनाव ख़त्म किया। संजय? फ़ोन में से उस तरफ से आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मुझे बड़ा सुकून मिला। ओह, तो तुम ही हो, मैंने आवाज़ दिया। तो और कौन होगा? उसने जवाब दिया। अच्छा, ये नंबर? हाँ यार, मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसलिए किसी दूसरे के फ़ोन से कॉल मिलाया है तुम्हें। मैं यहीं ऑफिस में हूँ। क्या हुआ? अरे नहीं, बस ऐसे ही कॉल किया था। तुम कहाँ हो इस समय? सोनम ने पूछा। यहीं अपनी बिल्डिंग में हूँ। अच्छा, ऐसा करो तुम मेरी ऑफिस बिल्डिंग में आ जाओ, मैं बस निकल ही रही हूँ। साथ चलकर कहीं डिनर कर लेते हैं। अरे नहीं यार, इतनी रात को किसी अजनबी जगह पर मैं नहीं जाने वाला, मैं हंसते हुए बोला, जबकि मेरे दिल में डर अभी भी बैठा हुआ था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा रुको, मैं खुद ही आ जाती हूँ तुम्हारे बिल्डिंग के पास, रुको थोड़ी देर। चलो फिर ठीक है, आ जाओ। कॉल डिस्कनेक्ट हुई और मैंने कॉल लिस्ट देखी। 2 अजीब कॉल्स और बाहर की सुनसान सड़क ने मेरे अकेलेपन को और बढ़ा दिया। शायद बहुत सारी डरावनी फिल्में देखने के कारण ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मुझे अचानक लगा कि दरवाजे की खिड़की पर कोई चीज़ है और मुझे देख रही है। किसी तरह की भयानक काली छाया जो अकेलेपन के किनारे पर मंडरा रही है और बस बेसुध लोगों के सामने आने का इंतज़ार कर रही है। ऐसे मनुष्य के सामने जो भटक गए थे, अन्य मनुष्य से बहुत दूर। मुझे पता था कि डर तर्कहीन था, लेकिन कोई और आसपास नहीं था। इसलिए मैं सीढ़ियों से नीचे गया और अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी डरावना ना देखकर भी मेरा इस तरह डरना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। सब कुछ सामान्य ही था। एक गलत नंबर से कॉल आया, फिर सोनम से मेरी बात भी हो गई। उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसने मुझे दूसरे नंबर से वापस कॉल किया। कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। फिर भी सोनम से हुई उस बातचीत के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा था। उसकी आवाज़ में, बोलने के ढंग में कुछ अंतर था। मुझे पता लगा कि ऑफिस के काम के कारण वो काफ़ी थकी हो सकती है, इसलिए ऐसे बोल रही हो। या यह था? हाँ, यह था। उसने बोला कि वो ऑफिस में काम कर रही है, मगर मुझे और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी। हो सकता है वो मेरे कॉल के जवाब देने बाहर आई हो, या उस समय तक ज़्यादातर लोग ऑफिस से वापस घर चले गए हों। हाँ, ये हो सकता है। मैं बेमतलब में ही डर रहा हूँ। मैं अपने डर को हंसी में उड़ाकर वापस अपने लैपटॉप में कुछ बचा हुआ काम करने बैठ गया। मैंने सोचा कि सोनम को आने में अभी समय लगेगा ही, इसलिए मुझे तब तक थोड़ा बचा हुआ काम खत्म कर लेना चाहिए। मैंने कानों में हेडफोन लगाया और वॉल्यूम को धीमा ही रखकर गाना सुनते सुनते अपना काम करने लगा। मुझे काम करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे किसी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि मैंने हेडफोन में गाना बहुत तेज नहीं चलाया था, मगर फिर भी बंद दरवाजे के बाहर से आती हुई ये आवाज़ बेशक ही बहुत तेज होगी, वरना मुझे सुनाई नहीं देती। मैंने अपना हेडफोन उतार कर टेबल पर रखा और अपने कमरे के बंद दरवाजे से कान सटाकर खड़ा हो गया। मुझे अब कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी मुझे किसी के कुछ बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी थी। आवाज़ इतनी साफ नहीं थी कि मैं उन शब्दों को साफ साफ समझ पाता। आवाज़ मेरे कमरे के नीचे से आ रही थी। मैंने सोचा कि इस समय रात में कौन होगा वहाँ पर। वो जगह इस बिल्डिंग की बिजली केंद्र था। मकान मालिक की सोच की दाद देनी पड़ेगी कि
उसने इतनी बड़ी जगह को केवल बिजली के पावर हाउस की तरह ही इस्तेमाल किया है। इस बिल्डिंग की खासियत यही थी कि वे अपने ऊर्जा से जुड़ी सारी ज़रूरतें सौर्य ऊर्जा से ही पूरी कर लेती थी, मगर फिर भी इमरजेंसी के लिए सारे इंतजाम पहले से तैयार थे। मैं अपने दरवाजे से कान लगाकर उस आवाज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कि वो शख्स मेरे कमरे की ही तरफ बढ़ रहा हो। अपने दरवाजे को खोलकर उस अंधेरी सी गैलरी से निकलकर नीचे की तरफ जाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ वो आवाज़ अब बंद हो चुकी थी और उसकी जगह किसी के कदमों की आवाज़ों ने ले ली थी। वो कदम बहुत ही तेजी से नीचे से ऊपर सीढ़ियों पर चढ़े जा रहे थे। कुछ देर तक तेज कदमों की आवाज़ आई और फिर एकदम अचानक से बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। मैंने गैलरी में लगाए गए कैमरे से मेरे दरवाजे के सामने की गैलरी को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। वहाँ पर कोई नहीं था। कुछ क्षणों तक बिल्कुल खामोशी पसरी रही और फिर अचानक से गैलरी में किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। उन कदमों की आवाज़ और तेज होती जा रही थी और उसी के साथ मेरे दिल की धड़कन भी। वो आवाज़ मेरे दरवाजे के सामने आकर अचानक से थम गई। मेरी दिल की धड़कनें अब बहुत ही तेज हो चुकी थी। मेरे कुछ सोच पाने से पहले ही दरवाजे के उस ओर से किसी के दरवाजे पर बहुत ही ज़ोरों से ठकठकाने की आवाज़ आई और चिल्लाने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कौन है अंदर। उस आवाज़ ने जहन में एक सिरन पैदा कर दी, मगर मुझे अब और नहीं डरना था। इस डर को अभी और इसी क्षण ख़त्म होना ही था। मैं बहुत तेज़ी से भागकर अपने अंदर के कमरे में गया और वहाँ पर रखा बैट अपने हाथों में उठाया और धीमे कदमों से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। मगर दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ अभी भी उसी तीव्रता से आ रही थी। मैंने एक बार फिर गैलरी में लगे कैमरे की स्ट्रीमिंग अपने लैपटॉप में देखी। दरवाजे पर कोई नहीं था। मैंने अपना दिल मजबूत किया और एक जोर के झटके से दरवाजे को खोला। दरवाजे पर कोई भी नहीं था। सामने गैलरी में बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे दिल की धड़कनें जो अभी तक बहुत तेज हो चुकी थी, उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। मैंने कमरे के अंदर जाने से पहले नीचे की ओर जाती उस सीढ़ियों को एक बार गौर से देखा। वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने खुद को संभाला और अपने कमरे के अंदर जाने लगा। मैं दरवाज़ा बंद ही कर रहा था कि तभी नीचे की ओर से मुझे किसी के सिसकियों की आवाज़ आई। वो डर जो कुछ क्षण पहले ही कम हुआ था, अब फिर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मगर उस डर को ख़त्म करने की मेरी जिद ने मुझे उस आवाज़ के स्रोत पर जाने की हिम्मत दी। मैंने अपने हाथ में थामे उस बल्ले को और जोरों से पकड़ लिया और धीरे धीरे नीचे उतरता जा रहा था। उस क्षण मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने एक जोर से सांस ली और आगे बढ़ा। उन सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते मैंने मकान मालिक को मन ही मन 2-4 गालियां भी सुना डाली, क्योंकि इतने बड़ी सीढ़ी पर एक भी बल्ब लगाने की ज़रूरत उसे महसूस नहीं हुई। मैं धीरे धीरे अपने आसपास के चीज़ों को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ सीढ़ियाँ और नीचे उतरते ही मैं नीचे वाले तल में आ चुका था। मुझे महसूस हुआ कि यह जगह वाकई बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी जगह को ऐसे ही खाली क्यों छोड़ा गया, इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतनी दूर अंधेरे में चलने के कारण अब मेरी अंधेरे में देखने की आदत हो चुकी थी। दूर एक दीवार में एक छेद के कारण प्रकाश की थोड़ी सी किरण उस जगह को थोड़ी बहुत रोशनी दे रही थी। मुझे अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। मैं उस जगह में आगे उन सिसकियों के स्रोत की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते में कई चीज़ों से ठोकर खाकर मैं कई बार बाल बाल गिरने से बचा। मैं थोड़ी दूर और बढ़ा तो उस आवाज़ के स्रोत की तरफ मुझे एक आकृति दिखाई पड़ी। मैंने अपने हाथ में थामे बैट पर पकड़ और मजबूत की और आगे बढ़ता गया। कौन है वहाँ? मैंने अपने अंदर के डर को छुपाते हुए बोला। वो जगह इतनी खामोश थी कि मेरी आवाज़ मुझे 10 स्पीकर से निकलती हुई आवाज़ जितनी तेज लगी, मगर मेरे सवाल के उत्तर में केवल सिसकियों की आवाज़ ही आ रही थी। उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं उस आकृति से बस चंद कदमों की दूरी पर पहुंच चुका था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से बहुत ही धीमी आवाज़ में किसी ने मेरा नाम लिया। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी।
अब मैं बस भागकर अपने कमरे में जाना चाहता था। मैं कुछ करता उससे पहले ही मैंने उस आकृति को हिलते हुए देखा। वो लगभग घिसटते हुए आगे तिरछे तरीके से चलते हुए मेरे पास आ रही थी। उसको हिलते हुए देखकर मेरे जहन में डर अब इतना बढ़ चुका था कि मेरा पूरा शरीर अब जड़ चुका था। मेरे हाथ पांव अब फूल चुके थे और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग ने अपने सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल खो सा दिया था। वो आकृति अब बिल्कुल मेरे सामने आ चुकी थी। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसके बड़े बड़े बाल थे और बहुत ही पतली काया थी, मगर उसके धड़ सर और 2 हाथों के अलावा उसके शरीर में और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसका सर भी उसके धड़ से आधा ही जुड़ा नज़र आ रहा था। उसने धीरे से अपने सर को हिलाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मैंने वो भयानक अंधेरा और अकेलापन देखा। मुझे ऐसा डर और अकेलापन आज तक कभी महसूस नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि अचानक से मेरे जिंदगी की हर खुशी मुझसे हमेशा के लिए छीन ली गई हो। मेरे हाथ से वो बल्ला छूटकर नीचे गिर गया। उस बल्ले के नीचे गिरने की आवाज़ ने ही शायद मेरे दिमाग को झकझोरा और मैंने अपने डर पर काबू पाते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत भी अपने हाथों के सहारे से आड़े तिरछे घिसटते हुए मेरे पीछे बहुत ही तेजी से आ रही थी। उसके हाथों के बड़े बड़े नाखून जमीन से घिसने से बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ही तेजी से दौड़ा जा रहा था कि अचानक से मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत मेरे पीछे नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली, मगर अगले ही पल उस औरत ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैं ज़मीन पर गिर चुका था और मेरा पैर वहाँ एक पाइप के नीचे फंस गया था। मैंने अपना पैर निकालने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पा रहा था। मैंने सामने देखा वो औरत बड़ी ही तेजी से मेरी ओर दौड़ती आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि कोई केवल अपने हाथों के बल इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता था। वो औरत अब मेरे पास आ चुकी थी और मेरे चेहरे पर अपने पैने नाखून गड़ा रही थी। मैं दर्द से कहरा रहा था। मैंने देखा कि अचानक से उस औरत की आंखें बिल्कुल सफ़ेद होती जा रही थी और उसके बाल बड़े होते जा रहे थे। उसकी आंखें अब बिल्कुल ही सफ़ेद हो चुकी थी। उस घने अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल चमकने लगी थी। उसके बाल भी अब बड़े होते जा रहे थे और मेरे मुंह कान नाक में अंदर घुसे जा रहे थे। कुछ देर तक हिलने डुलने के बाद मेरा शरीर शिथिल हो गया और मैं होश खो बैठा। मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर बेहोशी की हालत में था। मुझे जब होश आया तो मैंने अपने आप को उसी जगह पाया, मगर अब वहाँ कोई औरत नहीं थी। मैंने आसपास हड़बड़ा कर देखा और जोर से चिल्लाते हुए सीढ़ी के ऊपर बहुत तेजी से चढ़ने लगा। मैं लगभग दौड़ते हुए अपने कमरे के बाहर वाली गैलरी पर पहुंचा और कुछ देर वहां रुककर अपने आप को सांस लेने का मौका दिया और फिर भागते हुए अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजे पर जोर से ठकठकाना शुरू किया और चिल्लाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कौन है अंदर। दरवाजे के उस ओर से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी और थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाज़ा खुला। जिस शख्स ने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें थम गई। कमरे के अंदर से बाहर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं अपने आप को ही अपने सामने देखकर हैरान सा रह गया था, मगर शायद मैं उसको नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, फिर नीचे जाती सीढ़ियों को देखा और अपने कमरे के अंदर जाने लगा। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर मेरे मुंह से निकले शब्द उसे सुनाई नहीं दे रहे थे। तभी सीढ़ी के नीचे से आई एक आवाज़ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वो थोड़ी देर रुका और फिर सीढ़ियों के नीचे जाने लगा। मैंने उसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश की। वो थोड़ा पीछे की ओर मुड़कर देखा, मगर फिर नीचे सीढ़ियों पर उतरने लगा। अगले दिन सुबह मेरे कमरे का दरवाज़ा ना खुलता देखकर सोनम पुलिस वालों को अपने साथ ले आई और उन्हें मेरी लाश नीचे बने उस बिजली घर के ही पास मिली। मगर मैं अभी भी उन सीढ़ियों के नीचे बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ किसी इंसान का। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? आज की कहानी मुझे उत्तराखंड से अतुल पैनवाली ने भेजी है। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। शमशान के भी अपने कायदे कानून हैं। शमशान की शक्तियाँ
उन बंधनों में बंधी हुई हैं। अगर वो इन बंधनों को तोड़कर बाहरी जीवित लोगों पर आक्रामक होगी तो इसका दंड उन्हें भुगतना होगा। इसलिए ये शक्तियाँ कभी किसी का जानबूझकर आहित नहीं कर सकती। और परंतु अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन पर अतिक्रम करेगा तो उसे विनाश लीला देखनी होगी। ये घटना ऐसी ही सत्य घटना को आधार मानकर सुनाई जा रही है। बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में एक युवक आने वाला था, जिसके बारे में काले वस्त्रों को धारण किया हुआ शक्ति साधक पहले से जानता था। वो मुझे अपनी ताकत का परिचय देने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इस आदमी को तब से जानता था जब वो पहली बार मुझे मिला। तब वो मंदिर पर दान लेने आया था। उसके वस्त्र काले, जटा बिखरी हुई, माथे पर भस्म लगी हुई थी। देखने पर वो एकदम कोई तांत्रिक टाइप वेशभूषा पहने हुए था। पर मैं पहली बार किसी ऐसे आदमी को नहीं देख रहा था। मैं काफ़ी लोगों को देख चुका था। कई लोग तो शराब पीने के लिए भी इस तरह घर मंदिर में जाकर दान मांगने चले आते हैं, पर वो कुछ अलग था। उसकी आंखों का तेज कुछ अलग था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, जैसे कि मैं अक्सर सबको देता था। फिर वो चाहे उसका कुछ भी करे, वो उसके भाग्य के पैसे थे। परंतु उसने वो पैसे मुझे वापस दे दिए। उसने वो पैसे नहीं लिए। फिर वो मंदिर के गेट से ही काली माता की मूर्ति के सम्मुख अन्नपूर्णा स्रोत को गुनगुनाने लगा। मंत्र गुनगुनाने के बाद इसके बाद उसने हाथ में भस्म निकाली। वो मंदिर की पहली सीढ़ी पर टच की और अपने भिक्षा पात्र में डाल दिया। फिर वो वहाँ से चल दिया। उस दिन पहली बार मैं शक्तिशाली मंत्रों की तरफ आकर्षित हुआ। मुझे उसकी शक्ल काफ़ी हद तक याद हो गई थी। इस घटना के 5 साल बाद वो मुझे बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में मिला। उसने मुझे पहचान लिया। मैं भी उसे पहचान गया। मैंने उसे प्रणाम किया। तब उसने कहा, तुम्हारी पिपासा और जिज्ञासा तुम्हें यहाँ खींच लाई। मैं जानता हूँ तुम क्या देखना चाहते हो। कुछ देर में एक युवक आएगा। तुम्हें कुछ टाइम मुझे देना होगा, लगभग 2 दिन। फिर तुमको मैं शमशान में मौजूद ताकतों की बस एक झलक दिखा सकता हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हारे समझ से बाहर है। मैंने पूछा, क्या आप अघोरी हैं? उसने नर्मता से कहा, शक्ति उपासक हूँ, देवी की आराधना करता हूँ। तभी एक युवक आया। उसने अपना नाम अजय बताया। वो काफ़ी गंभीर मुद्रा में था, जैसे किसी बड़े संकट का सामना कर रहा हो। शक्ति साधक ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाकर कुछ बातें मेरे कान में बताई। उन्होंने कहा, इसका भाई प्रेत आत्मा से पीड़ित है। इसके पीछे भी कारण है। वो अपने साथी के साथ बिना गुरु की आज्ञा के शमशानी शक्तियों को साधने चला गया। अंत में उसने कहा, अब तुम इससे पूछो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, परेशान दिखाई पड़ते हो? अजय बोला, जीवन में काफ़ी परेशानियों को पार किया है, परंतु इस बार की दिक्कत कुछ अजीबोगरीब है। मेरे चचेरे भाई विमल को 2 माह से बुखार है। कोई भी दवाई फ़ायदा नहीं कर रही। शहर के सभी अस्पतालों में उसका चेकअप किया जा चुका है, परंतु डॉक्टरों की पकड़ में उसकी बीमारी नहीं आ रही। उसके सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लड़का बस सूख सा गया है। 2 महीने पहले तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक अमावस की अगली रात से बुखार 100 से 102 के बीच में रहने लगा। डॉक्टरों से कुछ ना हो पाया तो आसपास के लोगों का शक ऊपरी बाधाओं पर गया, पर इसका भी कई पंडितों ओझा से पूजा पाठ करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्थिति वैसी ही है जैसी 2 महीने पहले थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? किसने और क्यों भेजा? अजय यही पास के गौरी शंकर मंदिर के पुजारी के बेटे से इनका पता लिया और सीधे यहाँ आ गया। ये बड़े विख्यात हैं, ऐसे मामलों की तह तक जाते हैं। हम भी इसी आशा से आए हैं। अब मुझे तय करना था आगे जाए या नहीं। शक्ति साधक ने कहा, चलोगे? मैंने कहा, हाँ। शक्ति साधक उठा और अपने साथ मुझे भी चलने का इशारा किया। मैं उठा और उनके साथ चल दिया। चलो, तुम्हारे घर जाकर ये मामला समझना होगा। अजय बोला, ठीक है। अजय गाड़ी लेकर आया था।
हम उसके साथ बैठकर कुछ देर में उसके घर पहुंच गए। उनके घर में घुसते ही अजीब सी मनहूसियत का आभास हुआ। घर घर जैसा नहीं लगा। सभी लोग लड़के के लिए चिंतित थे। आसपास का वातावरण बोझिल था। 20-21 वर्ष का युवक विमल बिस्तर पर पड़ा था। बीमारी ने वाकई उसे बेहद कमज़ोर कर दिया था। उसकी माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शक्ति साधक पर इसका प्रभाव नहीं था, परंतु मेरा हृदय उसकी तरह पाषाणिक नहीं था। मैं नम आंखों से युवक की ओर देख रहा था। बीमार युवक का शरीर वाकई सूख चुका था, जैसे उसके शरीर में खून की कमी हो गई हो या फिर कोई जीव भीतर ही भीतर उसे कटोच रहा था। मैंने उसकी आंखों को निहारा तो मुझे उसकी आंखों में कुछ भी नज़र नहीं आया, परंतु जैसे ही उस साधक ने उससे नज़रें मिलाई तो विमल ने अपनी आंखें उससे हटाई और कसकर बंद कर ली, मानो वह उसकी ऊर्जा से घबरा रहा था। साधक ने पूछा, कब से बीमार पड़ा हुआ है? उसकी माँ ने कहा, लगभग 2 महीने हो गए बाबूजी। इसके मुंह का पानी तक सूख गया है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इकलौता लड़का है, जमीन जायदाद है, सब कुछ सही है, ना किसी से दुश्मनी ना कोई वैर, फिर भी लल्ला की ये हालत हो गई। साधक बोलता है, माँ जी इसकी हरकतें वगैरह देखी आपने? कुछ अजीब लगा हो? उसकी माँ ने कहा, हाँ, पहले पहल एकाएक बेसुध होकर गिर गवा हमारा लल्ला। तभी अजय बोला, हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कुछ बीमारी नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद एक रात इसकी तबीयत देखने गए तो ये कमरे में नहीं था, घर में भी नहीं था, तो हम इसे ढूंढने निकले। ये सड़क के किनारे ना जाने क्या कर रहा था। पूरा दिन बड़बड़ाता रहा। इसके बाद 2-3 बार यही हुआ तो हम लोगों ने घर में कैमरे लगवा लिए। तब हमें पता चला विमल आधी रात को आंखें बंद करके अजीब अजीब हरकतें करता है और बड़बड़ाता रहता है। दिन में बुखार और रात में स्वस्थ आदमी की तरह दौड़ता उछलता कूदता है। इसे पकड़ने को भी 3-4 लोगों को एक साथ आना पड़ता है, तब जाकर कुछ काबू में आता है। शक्ति साधक बोलते हैं, मैं समझ गया, कभी शमशान वगैरह गया है ये? अजय बोला, ना, बिल्कुल ना, ये तो घर से बाहर भी नौकर के साथ निकलता है। पता नहीं कब ये सब शुरू हुआ। शक्ति साधक बोले, आज शाम सब स्पष्ट हो जाएगा। शक्ति साधक के चेहरे पर रहस्य में मुस्कान उभर आई, जैसे वो सब कुछ जानता था। उसने मुझे बाहर आकर सब कुछ बता दिया। ये लड़का अपने प्राणों को प्रेतनी को दे चुका है, पर मैं अपनी कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता शिव शक्ति की कृपा से यह जी उठे। उसी शाम अजय से शक्ति साधक ने कुछ सामग्री मंगवाई और शाम को एक विशेष पूजन करने के लिए कहा। मैं और शक्ति साधक दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे शमशान की शक्तियों के विषय में। मैंने पूछा, इस पर कैसी शक्ति ने कब्जा किया है? शक्ति साधक बोले, वो आज रात को देख लेना, वो स्वयं हमें सब कुछ बताएगा। मैंने कहा, पर मुझे तो वो किसी आंतरिक बीमारी से ग्रस्त दिखाई पड़ता है, क्या वो इससे ठीक हो जाएगा? शक्ति साधक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। कई लोगों को ये आत्मा भीतर से समाप्त कर चुकी होती है। उनके शरीर से आत्मा निकलते ही वह मृत हो जाते हैं। तुम वैसे ही इस लड़के के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय से आत्मा आ रही है। इसका भाग्य इसे बचा पाएगा या नहीं, यह सब प्रकृति पर निर्भर है। तभी अजय सब सामान लेकर आ गया। लोभान, कपूर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, पान, मत्स्य और मंदिरा, ये चीज़ें एक आत्मा को बुलाने के लिए काफ़ी थी। शक्ति साधक ने कहा, अजय तुम लोग विमल को छोड़कर आज रात के लिए कहीं और चले जाओ। हम पर विश्वास रखो, उसे कुछ नहीं होगा। विमल जब अपने कमरे में चला गया तो घर वालों ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और बगल के घर में जाकर सो गए। अजय घर के बाहर पहरा दे रहा था ताकि चोर उचक्के घर में ना घुस जाएं। रात के ठीक 12 बजे हम उस घर के सामने पहुंच गए। शक्ति साधक ने लाल रंग की धोती पहनी थी और कंधे पर काले रंग का गमछा रखा हुआ था। उसने वो गमछा खोलकर मुझे दे दिया। इससे अपने शरीर को ढक लो। मैंने उसे ले लिया और कंधे पर डाल लिया। घर खुला हुआ था। घर के बाहर अजय खड़ा था। वो हमारे आने की राह देख रहा था।
शक्ति साधक ने उसे जाने के लिए कहा। वो चुपचाप चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उसे पूर्ण विश्वास हो गया हो अब उसका भाई बच जाएगा। घर में प्रवेश करते ही एक तेज दुर्गंध हमारे नथुनों से टकराई। तेज सड़न वाली गंध मेरे लिए उसे सहन करना भी बड़ी चुनौती थी। शक्ति साधक बोले, हम सही समय पर आए, वो यही मौजूद है, जल्दी चलो। हम तेज कदम बढ़ाकर विमल के कमरे के बाहर आ गए। उस पर बाहर से चटकनी लगाई हुई थी। शक्ति साधक ने कमरे के बाहर गैलरी में आसन जमाया। हमने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किया, जिस तरफ कमरे का दरवाजा था। दरवाजे के ठीक सामने शक्ति साधक ने जमीन पर आटे, हल्दी और लाल केसर के किसी यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र में कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के दाने छिड़क दिए। एक दीपक में कपूर जलाकर थोड़ा लोबान उसमें डालकर 2 लौंग मुझे दी और 2 अपने सर के ऊपर से घुमाकर जला दी। पीली सरसों को घर के कोनों में डालकर घर का बंधन कर दिया गया। अब वो प्रेतनी छिप नहीं सकती थी। इस काम को करके उन्होंने दोनों की रक्षा के लिए चक्र बना लिया। उन्होंने मुझे समझाया, चाहे कुछ हो जाए तुम अपने आसन से मत हिलना। तुम्हें कोई बुलाए, हिलाए, हवा चले या ऐसा लगे कि कोई हमें धक्का दे रहा है, तब भी मत हिलना। अगर गलती हुई ये तो जाएगा ही, साथ में हम पर भी मुसीबत आ सकती है। तुम्हें डर पर काबू करना है। वो सब सामान भी उन्होंने दरवाजे के सम्मुख रख दिया। तब उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया। शक्ति साधक का मंत्र जाप शुरू हुआ। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि बढ़नी शुरू हुई। मंत्रों के साथ कमरे की गर्माहट बढ़ने लगी। शक्ति साधक नेत्र बंद करके बैठा था, पर मुझे शक्तियों का अनुभव करना था, इसलिए मेरी आंखें खुली थी। कैमरा भी सब रिकॉर्ड कर रहा था या नहीं, यह सब कल सुबह देखा जाएगा। गर्माहट बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। गर्मी लगने लगी। कपड़े तरबतर होने शुरू हुए। कुछ देर बाद खाली घर में किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैं सब सुन रहा था, पर सुनकर मैं अनसुना नहीं कर पाया। मैंने गर्दन उस दिशा की तरफ हिलाई, पर कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय अंधकार के। मंत्रों की ध्वनि तेज होने लगी। बर्तनों के गिरने का शोर दबने लगा। फिर कुछ देर के लिए सब कुछ बंद हो गया। पूरे घर की लाइट जलने बुझने लगी, परंतु अभी तक लाइट बंद थी। पूरा घर अंधकार में था। फिर ये लाइट का जलना बुझना रहस्यमय ताकत की ओर इशारा कर रहा था। फिर से घूप अंधेरा छा गया। बंद मकान के अंदर किसी कोने से हवा चलने लगी। अचानक मौसम में बदलाव होने लगा। कमरे का तापमान गर्म से ठंडा होने लगा। वो अजीब सी बदबू भी कम हो गई। अभी तक कपड़े तर थे तो ठंड लगने लगी। मैंने वो काला शॉल कसकर ओढ़ लिया, पर शक्ति साधक को तो मानो मौसम परिवर्तन का कोई आभास भी नहीं हो रहा था। वो किसी टेप रिकॉर्डर की भांति कभी तेज कभी धीमी गति में मंत्र बुदबुदाने में लगा हुआ था। अचानक कमरे के अंदर हलचल होने लगी। किसी के कदमों की आहट कमरे के भीतर से आने लगी। थप थप थप, कभी तेज कभी धीमी। कमरे में प्रेत लीला शुरू हो गई थी। मैं सब कुछ ध्यान से सुन और देख रहा था। कुछ देर में आवाज दरवाजे के दूसरी तरफ आकर थम गई। मेरी आंखों के सामने खुद ब खुद दरवाजे की चटकनी, जो बाहर से बंद थी, चटक की एक चोट के साथ खुल गई, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं आवाक होकर देखता था। झप से दरवाजा चू का शोर करता हुआ खुल गया। मेरे शरीर में सिरहन पैदा होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें। हालांकि अब मौसम में ठंडक थी, परंतु ऐसे दृश्य देखकर हृदय की जो दशा थी वो बताने योग्य नहीं थी। धक धक करता हुआ दिल धड़कता जा रहा था। उसका शोर मुझे दिमाग के नसों तक महसूस हो रहा था। अब जो आंखों के सामने आने वाला था वो तो हैरान कर देने वाला था। जो विमल अब तक बुखार के दर्द से बेड पर लेटा हुआ था, वो अपने हाथों के बल तेजी से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिन से गहरे थे। उसकी त्वचा रंग भी पूरी तरह से रूखा हो गया था। मेरा दिमाग सोचने में असफल था। यह सब क्या हुआ? ये सब कुछ क्या हो रहा था? जब वो लड़का अपने हाथों के ऊपर चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा तो उसने वहां पर रखे मंदिरा और मत्स्य में से पहले मत्स्य को कच कच कर आवाज के साथ निगल लिया। वो किसी पागल की तरह मछली के टपके हुए लाल खून को जमीन पर से जीभ को लपका कर चाट रहा था।
उसके बाद उसकी नज़रें मंदिरा पर गई। वो अपने एक हाथ से बोतल पर पकड़ बना रहा था और दूसरे हाथ पर उसके पूरे शरीर का संतुलन था। गुड गुड की आवाज़ के साथ एक सांस में सारी मंदिरा पी गया। उसके साथ शराब की गंध चारों ओर फैल गई। उसकी नाक तक में शराब की बूंदें गई, पर उसका इस पर कोई असर नहीं था। इतने में तो आम आदमी नशे से इधर उधर गिरने लगता, पर उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दी। शक्ति साधक ने मंत्रों की आवाज़ तेजी से बढ़ा ली। वो मंत्रों की ध्वनि सुनकर भच की आवाज़ के साथ एक और गिर पड़ा। कुछ देर बेहोश की अवस्था में रहकर उसके अंदर की छुपी शक्ति मंत्रों के कारण बाहर आने लगी। जितनी देर वह लड़का बेहोश था, उतनी देर मुझे बहुत भयानक एहसास होने लगे। मेरे सामने से एक काली परछाई गुजर गई। वो कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे से कदमों और लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक किचन के बर्तन गैलरी में आकर गिरने लगे। इससे हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो प्रेत आत्मा बस मंत्रों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न करना चाहती थी। अचानक से वो परछाई छत पर आकर उल्टे पैरों से चिपक कर चलने लगी, जिसे देखकर मेरी दिल की धड़कन और तेजी से बढ़ने लगी। मेरा शरीर डर से कांपने लगा। कमरे में अचानक तूफान सा आ उठा और घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी, आपस में टकराने लगी। कई खिड़कियों के कांच चटक कर फर्श पर गिर गए। एक बार को लगा जीवन लीला यहीं समाप्त होगी, क्योंकि खिड़की के टूटे हुए कांच हवा में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वह कांच के टुकड़े किसी खंजर की तरह आगे से नुकीले थे तथा पैने थे। कांच के टुकड़े बस तेजी से हमारे ऊपर गिरने वाले थे। इससे पहले शक्ति साधक उपासक ने उन टुकड़ों से बिना विचलित हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए चावलों को बेहोश पड़े विमल के शरीर पर मारा। वो कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए। वो प्रेत आत्मा फिर से विमल के शरीर में प्रवेश कर गई। वह शरीर में घुसते ही विमल उठकर बैठ गया। मैं तो अचंभित था। जो शरीर अब तक बेसुध होकर पड़ा था, वो तुरंत उठ बैठा। शक्ति साधक ने बिना देर किए उसके हाथों को खींचकर एक पतली लाल रंग की अभिमंत्रित डोरी से उसके हाथ के दोनों अंगूठों को बांध लिए। धागे को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुरुआत में धागे पर हल्का दबाव दिया। तुरंत विमल जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो, मुझे जाने दो, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। मैं उसकी आवाज़, लहजा और बोलने के ढंग को देखकर हैरानी से उसको देख रहा था। शक्ति साधक उपासक चिल्लाया, तू मुझे भी ढोंगी समझ रही है? तेरे सभी ढोंग को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बात तुम मुझसे पहले कितनों से कह चुकी है। इसके बाद क्रोध में शक्ति साधक ने धागे को जोर से खींचा। विमल लड़की की आवाज़ में रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं फिर लौट कर नहीं आऊँगी। पर क्या ये सच था या इससे पहले भी वो इस ढोंग को कर चुकी थी? शक्ति साधक बोलते हैं, तू कौन है? शमशानी शक्ति है, जल स्थल की है या वन देवी? विमल ने कोमल व भारी आवाज में कहा, मैं शमशान की प्रेतनी हूँ। मैं लगातार विमल के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को नोट कर रहा था। उसके नाखूनों से किसी हू की आवाजें आ रही थी। वातावरण में भय छाया हुआ था। वातावरण शुष्क हो गया था। हवा ठहर गई थी। अभी कुछ देर पहले जो ताकत हमें डरा रही थी, अब वो शक्ति साधक के पास में बंधी हुई तिलमिला रही थी। शक्ति साधक बोलते हैं, बता इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? तू शमशान के नियमों को जानती है ना? विमल बोलता है, हाँ जानती हूँ, पर इसने इसी शरीर से शमशान के नियमों को तोड़ दिया, इसलिए इसका शरीर मैं नष्ट कर दूंगी। इनके स्थूल शरीर को अपने लोक में लेकर जाऊंगी। शक्ति साधक बोलते हैं, क्या किया इसने? प्रेतनी बोलती है, इसने शमशान में अमावस्या के दिन प्रवेश करके उसे अपवित्र कर दिया, जिसके कारण मेरे स्वामी की पिशाच सिद्धि भंग हो गई। शक्ति साधक बोलते हैं, तू खुद आई या तुझे तेरे स्वामी ने इसके पीछे लगाया है? प्रेतनी की आवाज़ में गहराई थी। कोई प्रेतनी तब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाती जब तक कोई शमशान के नियमों को खंडित ना कर दे या अपने प्राण भेंट करे। शक्ति साधक ने आंखें बंद की। ये तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है, सही जवाब दे। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ जो तू मुझे बहला रही है। प्रेतनी बोलती है, मेरे स्वामी को लाश चाहिए पिशाच सिद्धि के लिए। ये हष्ट पुष्ट शरीर इसी काम आएगा। इसने उस रात को काल भैरव की कृपा से मिला शव अनजाने में खराब कर दिया। शक्ति साधक कहते हैं,
तो इसे पूरी तरह चूस गई है। इसके शरीर में खून की बूंदें ही कहाँ शेष हैं। प्रेतनी बोलती है, अभी मज्जा शेष है। फिर तंत्र में तो बस लाश चाहिए, बाकी मेरी भेंट है। शक्ति साधक बोलते हैं, इससे अनजाने में गलती हुई, तू उसे क्षमा कर दे। प्रेतनी बोलती है, शमशान में चूक की कोई जगह नहीं है। शमशान के नियमों का उल्लंघन मैं नहीं तुम कर रहे हो। मैं इसे लेकर जाऊंगी, हिम्मत हो तो रोक लो। मैं स्वामी के आदेश से बंदी हूँ। शक्ति साधक कहते हैं, अगर मैं तुम्हें स्वामी की गुलामी से आज़ाद कर दूँ तो? प्रेतनी बोलती है, कोई आघोरी तांत्रिक मुझे सिद्ध कर लेगा। शक्ति साधक बोलते हैं, तुम खुद जाओगी या मैं शमशान रक्षक का आह्वान करूं? प्रेतनी कहती है, हा हा हा, नियम इसने तोड़ा है, मैंने नहीं। शक्ति साधक कहते हैं, तो ये भी नियम का खंडन है। तुम अपनी शक्तियों से इसे अकाल मृत्यु की ओर ले जा रही हो। विमल कहता है, इसकी शुरुआत तो वहीं हो गई थी जब इसने शमशान को क्षति पहुंचाने का काम किया। शक्ति साधक बोलते हैं, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, तो तुम ऐसे नहीं जाओगी। उसने जोर से उस लाल धागे को खींचकर जोर से विमल के शरीर को यंत्र के अंदर ले लिया। वो तुरंत ही बेहोशी की अवस्था में चला गया। वो प्रेतनी चीखते चिल्लाते हुए अदृश्य हो गई। शक्ति साधक ने उसे सूंधा, ये अब भी प्रेतनी के वश में है, इसे बचाना असंभव है। शमशान के रक्षक ही इसे जीवन दान दे सकते हैं। शक्ति साधक ने उसकी कलाई पर एक लाल रंग का अभिमंत्रित धागा बांध दिया। वो बेहोश हो गया। उसकी सांसें चल रही थी। सुबह होने को थी, इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त होने तक हम उसी यंत्र के भीतर बैठे रहे। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो शक्ति साधक ने जमीन पर बिखरी सारी सामग्री को समेट लिया और एक थैली में भरकर अपने बैग में रख लिया। विमल को कमरे में सुला दिया। कुछ देर बाद विमल के परिवार वाले भी वापस लौट आए। विमल की माँ ने कहा, छोरा बस तो जाएगा ना बाबूजी? शक्ति साधक ने कहा, कोशिश कर रहा हूँ। उसके हाथ में जो धागा है, जब तक वो है तब तक सब सही रहेगा। अगर लापरवाही में वो कहीं गुम गया या छूट गया तो 24 घंटे में छोरे की मौत निश्चित है। अजय बोलता है, कुछ पक्का समाधान दो बाबा जी, धागे के भरोसे कब तक रहेगा वो? शक्ति साधक बोलते हैं, ये बस कुछ समय के लिए है, ताकि प्रेतनी उससे दूर रह सके, उसके शरीर पर कब्जा ना कर सके। हमें इसके पक्के समाधान के लिए शमशान के देवता को सिद्ध करना होगा। इसमें कुछ अधिक खर्चा होगा और हम जो सामग्री मंगवाएंगे वह बिना किसी ना नुकूर इकट्ठा करके तुम्हें लेकर आनी होगी। परिवार का एक सदस्य भी हमारे साथ चलेगा, परंतु उसके जीवित रहने की कोई गारंटी भी मैं नहीं दे सकता। विमल ने अनजाने में ही सही मौत को आमंत्रित किया है। प्रेत योनि का इसके शरीर पर लंबी अवधि तक प्रभाव रहा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, सोच लो। विमल की माँ ने कहा, बाबूजी आप कोनो भी तरीका से हमारा लल्ला को बचा लीजिए, एक ही लल्ला है हमारा। शक्ति साधक कहते हैं, कोशिश करेंगे देवी, शिव शंभू की कृपा हुई तो 100 साल जी जाएगा, नहीं तो 24 घंटा है बस। कल सूरज उगने से पूर्व सब समाप्त हो जाएगा। विमल की माँ कहती है, शुभ शुभ कहो बाबूजी, हमारे लल्ला को कुछ हुआ तो हम भी। ऐसा कहते कहते वो रुक गई। तुरंत अजय बोल पड़ा, मैं आ जाऊंगा आपके साथ शमशान। शक्ति साधक बोलते हैं, आज शाम तक तुम 7 नदियों का जल, 21 फलदार पेड़ों की पत्तियां, 7 जगह की मिट्टी, 7 नदी की बालू, 1 घड़ा, दीपक, 7 अनाज, इत्र, मोगरा, घूप, गाय का घी और लोहे का खप्पर, 51 भोग, 11 मीठे पान लेकर मणिकर्णिका शमशान पर आ जाना। हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अजय बोलता है, ठीक है बाबा जी, मैं सब सामान लेकर वहाँ आ जाऊँगा। शक्ति साधक और मैं दोनों वापस लौट जाने ही वाले थे, तभी मैंने सोचा जाकर कैमरे चेक कर लेता हूँ, कुछ रिकॉर्ड हुआ हो तो मैं उसे भी देख लूँ। शक्ति साधक ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, जाओ मन की पिपाशा शान करके आओ, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा, ऐसा क्यों? शक्ति साधक कहते हैं, तुम जाकर देख कर आओ, सब समझ आएगा। मैं गया और कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग खोजने लगा। उसमें शुरुआत की सब घटनाओं को रिकॉर्ड किया, परंतु जब मंत्र की ध्वनि शुरू हुई उसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन का पर्दा और आवाज़ दोनों बिगड़ने लगे। ना प्रेतनी की वो आवाज़ें रिकॉर्ड हो पाई थी, ना वो घटनाक्रम।
कुछ देर में वो पर्दा काला हो गया, जैसे किसी ने कैमरे के सामने कुछ लगा दिया हो। मेरा दिमाग चकरा गया। काफी देर दिमाग पर जोर डालकर सोचा, तब भी कुछ ज्ञात नहीं हुआ। हम वापस बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान लौट आए। मणिकर्णिका शमशान के बगल से बहने वाली भागीरथी नदी में शक्ति साधक ने उस सामग्री को विसर्जित कर दिया। कुछ देर तक जल की ठंडी धारा के बीच स्नान किया और डुबकियां लगाई। उसके बाद हमने शमशान के बाहर बनी चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। वही चाय वाले ने हमें दो समोसे भी दिए। हमने चाय का आनंद लेते हुए समोसा निपटा दिए। वही घाट के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर था। यह मंदिर जितना शैव संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, उसके कहीं अधिक ये शक्ति संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि इस मंदिर के भीतर आदि शक्ति का जागृत पितंग त्रिशूल मौजूद है, जो एक बहुत बड़े आकार का त्रिशूल है, लगभग 26 फीट ऊंचा। इस पितंग त्रिशूल की खास बात यह है, अगर कोई उस त्रिशूल को घमंड में आकर हिलाने की कोशिश करेगा तो वो अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर भी उस त्रिशूल को नहीं हिला सकता। परंतु जैसे ही कोई सच्चे दिल से उस त्रिशूल को अपने हाथ की तर्जनी उंगली से केवल स्पर्श मात्र करता है तो वह तेजी से हिलने लगता है। पितंग त्रिशूल जागृत अवस्था में है, ये इस बात का प्रमाण है। इसी कारण ने उस मंदिर को शांत संप्रदाय के लोगों के बीच महत्वपूर्ण बना दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके हम वापस बाड़ाहाट शमशानी भूमि में पहुंच गए। वहां एक साथ कई सारी चिताएं एक साथ जल रही थी। उसका काला धुआं वातावरण में फैल रहा था। धुएं के गुब्बारे एक साथ मांस जलने की बू रह रहकर उठ रही थी। दोपहर हो चुकी थी। सूर्य सिर पर चढ़ने को आतुर था। हमें रात्रि की प्रतीक्षा थी। कुछ देर में बैठे बैठे नींद का तीव्र आवेग महसूस होने लगा। हम चिताओं से दूर नदी के तट पर आकर सो गए। सूर्य के प्रकाश में गुनगुनी गर्माहट थी, इसलिए हमें शीघ्र ही नींद आ गई। रात को नींद ना पूरी होने के कारण हम शीघ्र ही नींद के महासागर में गोते लगाने लगे। शमशान में असीम शांति थी। एक ऐसा एहसास जैसे शिशु को माँ की गोद में मिलता है। कई वर्षों बाद ऐसा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा। हवाएं चलने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं मेरे शरीर को छूकर जाने लगी तो एक सिरन सी पैदा हुई। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने आसपास नज़रें मारकर साधक की तलाश की, परंतु ये क्या, शक्ति साधक वहाँ मौजूद नहीं था। मैं उठा और शमशान के कोने कोने में उन्हें खोजने लगा। शमशान में वो कहीं नहीं मिले। फिर जैसे ही मैं शमशान से बाहर आ रहा था, मेरी नज़रें चाय के स्टॉल पर गई। वो 2 चाय के गिलास लेकर मेरी तरफ आ रहे थे। लो चाय पियो। मैंने उनसे चाय का गिलास लिया और सुड़ सुड़ करके चाय के गिलास को खाली कर दिया। अब शाम हो गई थी, परंतु थोड़ा थोड़ा उजाला मौजूद था। शमशान में जलने वाली चिताओं की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी, परंतु अंगारों के बीच से रह रहकर चिंगारियां कभी कभार निकलकर हवा में फैल रही थी। मांस के जलने की बदबू अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। कुछ 1 घंटे पश्चात वह शमशान घाट पूरी तरह सन्नाटे से भर गया। सब लोग चले गए। अंधकार घिरने लगा। शमशान में मौजूद पेड़ की पत्तियां सरसराहट की आवाज करने लगी। उस समय शक्ति साधक के सिवाय वहां केवल शमशान की रेख देख करने वाला आदमी मौजूद था, जो ठंडे से अंगारों को उलट पलट रहा था ताकि शव की हड्डियां पूरी तरह से जल जाए। कुछ देर के बाद शक्ति साधक ने उसे कुछ पैसे देकर शमशान के बाहर भेज दिया। शक्ति साधक ने कहा, तुम कल सुबह आना, तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। मुझे कुछ खास अनुष्ठान करना है। शमशान के गेट को अंदर से बंद कर रहा हूँ मैं। तुम्हें कल सुबह ये जगह कुछ ऐसी ही मिलेगी जैसी अभी है। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम जाकर विश्राम करो। वो वहाँ से खिसक गया। शक्ति साधक ने अपने बैग से 4 अभिमंत्रित कमल गंठों को निकाला, उसमें 4 फूंक मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो चिल्लाया, हे काल भैरव, हमें मार्ग दिखाओ। एक साथ वो कमल गंठे उसकी हथेली से हलचल करते हुए शमशान की भूमि पर गिरे, अलग अलग दिशाओं में। 3 तो अपनी जगह स्थिर रहे, किंतु एक नदी की तरफ वाला लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं तो डर से शक्ति साधक के पीछे चलने लगा।
एक तो शमशान और ऊपर से किसी वस्तु का ऐसे हिलना, मतलब दिमाग ही घूम गया। जब हल्के अंधकार में यह संभव था तो रात में तो पता नहीं क्या क्या घट सकता था। कमलगंठा कुछ आगे चलकर नदी के पास जाकर जोर से फट गया, जैसे वो कमलगंठा ना होकर आलू बम हो। उस जगह की मिट्टी पर काला सा गड्ढा हो गया। शक्ति साधक खुश हुआ, काल भैरव ने आज्ञा दे दी, यहीं पर यह अनुष्ठान होगा। उसकी निगाहों में एक बात तो स्पष्ट थी, रात को कुछ बड़ा घटित होने वाला था। तभी अचानक गाड़ी का हॉर्न बजने लगा, जो शमशान के ठीक सामने से सुनाई दे रहा था। मैं और शक्ति साधक दौड़ते हुए तेज कदमों से उस ओर गए। शक्ति साधक ने उससे कहा, अजय, हॉर्न मत बजाओ, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। गाड़ी साइड लगाओ और सामान लेकर अंदर आ जाओ। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हॉर्न बजाना बंद कर दिया। तुरंत गाड़ी को साइड लगाकर बाहर निकला। गाड़ी की डिग्गी से 2 बड़े बैग निकालकर शमशान के भीतर आ गया। अजय, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सामान कहा था वो सब पूर्ण है ना? अजय बोला, हाँ। शक्ति साधक ने कहा, चलो। अजय बैग लेकर हमारे पीछे पीछे चलने लगा। शक्ति साधक हमें उसी स्थान पर लेकर गया जहाँ पर वो गड्ढा था। वहीं बैठकर लकड़ी से मिट्टी को खोदने लगा और उसके पास नदी की तरफ एक चौकोर आकृति बना ली। उस चौकोर स्थान के ऊपर वह सामान रख दिया जो अजय लेकर आया था। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ रक्षा के लिए एक रक्षा घेरा बनाया। वो गड्ढा उस गोले के एकदम बीच में मौजूद था। उस गड्ढे में शमशान के पेड़ों के नीचे जमीन पर रखी हुई लकड़ियां तोड़कर जला दी। वो एक स्थायी कुंड लग रहा था। उसकी रोशनी शमशान में कुछ दूरी तक उजाला कर रही थी, परंतु अंधकाश क्षेत्र पर अंधकार का ही कब्जा था। कुछ देर में शक्ति साधक ने सारे सामान को चौकोर आकृति में रख दिया। घड़े में नदी का जल लेकर आए। अनुष्ठान की तैयारी कुछ ही देर में हो गई, परंतु अभी अनुष्ठान को शुरू करने के लिए कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना था। 12 बजने को 2 घंटे शेष थे। इस मौके का मैंने फ़ायदा उठाया और उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मैंने उनसे पूछा, क्या आज सच में शमशान के रक्षक हमारी आराधना से खुश होकर उसे उस प्रेतनी से मुक्त कराएंगे? शक्ति साधक ने कहा, अवश्य कराएंगे। अगर कोई सच्चे मन से किसी की विपत्ति को रोकना चाहता है तो प्रकृति उसकी सहायता अवश्य करती है। शमशान में रहने वाली शक्तियाँ हमें कुछ नुकसान पहुँचाएंगी या नहीं? मैंने उनसे पूछा। शक्ति साधक ने कहा, शमशान की शक्तियाँ हमें यूं ही नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, बस वो डाकनी अवश्य हमारे अनुष्ठान में विद्रोह उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। परंतु आज तो वो अधिक उत्पात नहीं कर सकती, पर वो कोशिश करेगी हमारी साधना बंद हो जाए। बाकी शक्तियों से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि शमशान में अनगिनत शक्तियाँ मौजूद होती हैं। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों का वास होता है। मैंने उनसे पूछा, किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का अच्छा स्वभाव होना या बुरा स्वभाव होना किस बात पर निर्भर करता है? साधक ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य की ऊर्जा का प्रवाह किस और होगा, यह इस पर निर्भर है कि सूक्ष्म शरीर का स्वभाव इस बात पर निर्भर करती है मृत्यु के समय मनुष्य की वासना अथवा कामना किस प्रकार की थी, उसी प्रकार से उसके स्थूल शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। क्या प्रेत योनि में भटकने वाली आत्मा का पुनर्जन्म होगा? इस बात का निर्धारण भी हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के पास अनंत शक्तियाँ मौजूद हैं। उन शक्तियों को कई महापुरुषों ने जागृत किया है और वह मुक्त भी हो चुके हैं। कौन मुक्त होगा? अन्यथा जो आत्माएं मृत्यु लोक में ही भटक रही हैं, वह एक जन्म से दूसरे जन्म में लगातार चलती रहती हैं। यह एक चक्र है। इस चक्र को खंडित करने के लिए मोक्ष ही एकमात्र उपाय है। भटकने वाली आत्मा का ऊर्जा स्तर निर्म होता है। असल में मुक्ति का अर्थ ऊर्जा के उस स्तर तक पहुंचना है जब प्राण प्रकृति में मुक्त हो जाए। इसी चर्चा में साधना का समय हो चुका था। पूरे शमशान में एक अनंत शांति स्थापित हो चुकी थी। शमशान में केवल वह अंगार धड़क रहे थे जो उन चिताओं पर मौजूद थे। इसी के साथ शक्ति साधक की साधना भी शुरू हो गई। तो दोस्तों,
कहानी को कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हम तीनों गोले के अंदर बैठे हुए थे। हमारे सामने वह सभी सामग्री मौजूद थी जो अजय लेकर आया था। कुछ देर में शक्ति साधक ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यह मंत्र कल की साधना के बिल्कुल विपरीत थे, मेरे लिए कुछ अलग और नए। लगभग घंटे भर के मंत्रोच्चारण के पश्चात नदी में कुछ हलचल होने लगी। नदी की धारा के बीच एक शव बहता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। मंत्रों की तेज ध्वनि की ओर वो शव खींचा चला आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उस शव को खींचकर हमारे सामने ला रही हो। एकाएक वो शक्ति साधक उठा, नदी के किनारे से शव को अकेले घसीट कर लाया, उसको यंत्र के सामने लेटा दिया। हमारी आंखों के सामने वो निष्प्राण शव था। वो एक लड़के का शव था जो लगभग विमल की आयु का होगा। उसके कपड़े और शरीर मिट्टी से सने हुए थे। उसका शरीर अब भी गीला था। उसके हाथ की नसों पर खून जमा हुआ था। प्रतीत हो रहा था जैसे वो लड़का काफ़ी दिन पहले मर चुका हो, परंतु उसका शव काफ़ी हद तक सही था। शायद वो कोई रहस्यमय शव था। अन्यथा भागीरथी के विकराल धाराओं के बीच भी वो ऐसे निकल आया मानो कोई उसे खींच लाया हो। मैं तो पिछली रात काफ़ी कुछ देख चुका था, परंतु अजय की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसके शरीर की कपकपी से जमीन में हल्का कंपन हो रहा था जो मुझे महसूस हो रहा था। उसकी सांसें भी रह रहकर आ रही थी। उसके लिए वो रात जीवन की सबसे कठिन रात होगी। शक्ति साधक ने उस शव को घड़े के जल में नहला दिया। फिर उसे भर कर ले आया। जितनी देर वो वहाँ नहीं था हमारी तो हालत खराब थी। मन में भ्रम हो रहा था कहीं ये हम पर घातक हमला न कर दे, पर ईश्वरी शक्ति से वो शव जो का तो बना रहा। शक्ति साधक के आते ही जान में जान आई। मंत्र जाप का दूसरा दौर शुरू हुआ। हमारे नेत्र खुले हुए थे। शक्ति साधक ध्यान लगाकर लगातार जाप कर रहे थे। शमशान की शांति मंत्रों की गूंज से टूटने लगी। एक बार फिर तीक्ष्ण गंध शुरू हो गई थी। मौसम ने करवट लेनी शुरू की। तेज हवाएं चलने लगी। पत्तों में सनसनाहट होने लगी। परंतु चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, शमशान शांत था, बिल्कुल निर्जन वन की भांति। वो ध्वनि हमारे मन का वहम प्रतीत हो रही थी। अचानक मुझे वही शांति महसूस हो रही थी जिसका आनंद मैं दिन में ले चुका था। अजय सामने मृत लाश को देखकर घबरा रहा था। वो सामग्री वैसी की वैसी पड़ी थी। मंत्रों की ध्वनि के बीच अचानक शमशान के अंधकार से रोने की आवाज़ आ रही थी। अजय ने अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमाई और पूछा, तुमने वो आवाज़ सुनी? मैंने उसे कहा, हाँ, ये वही प्रेतनी है जिसने तुम्हारे भाई के शरीर पर कब्जा किया है। अजय मुझे रहस्यमय दृष्टि से देखने लगा, जैसे उसे मैं कोई रहस्यमय व्यक्ति लग रहा था। शमशान में मंत्रों की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक प्रहार पूरा बीत जाने के बाद अंधकार में से प्रेतनी परछाई के रूप में बदलकर हमारे तरफ गोल गोल घूमने लगी। उसकी मांस सड़ने की बू वातावरण में फैल रही थी। वह अपनी डरावनी दृष्टि से हमें डरा रही थी। उसके लाल नेत्र अंधकार में चमक रहे थे। कभी वो शमशान के पास मौजूद पेड़ों के ऊपर उल्टी लटकती तो कभी हमारे बिल्कुल करीब आकर जोर जोर से चीखने लगती। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हरकतों को कोई नियंत्रित कर रहा था। अचानक सही मंत्र जाप रुका। प्रेतनी भी हवा के साथ घुल गई। शायद वो शक्ति साधक की दृष्टि को सहन करने से सहम रही थी। शक्ति साधक ने कहा, अब जो घटित होगा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होने वाला। रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहारों के बीच के बिंदु जिस पर दोनों प्रहर नग्न होते हैं, शक्ति साधक ने कहा, अजय अपना हाथ दिखाना। अजय ने हाथ दिखाने को बढ़ाया ही था कि शक्ति साधक ने पैनी नुकीली लोहे की पिन उसकी तर्जनी उंगलियों में चुभा दी। अजय चिल्ला उठा। फिर शक्ति साधक मुस्कुराते हुए उसकी उंगली से रक्त सबके मुंह में टपकाने लगे। 3 बूंदें टपकने के बाद उसने अजय का हाथ छोड़ते हुए कहा, हमें मार्ग दिखाओ, एक शमशान के अधिष्ठाता मार्ग दिखाओ।
उसके बाद घड़े में पानी भर कर रखे हुए जल में इत्र को मिला दिया। इत्र के मिलते ही उस पानी से सुगंध खुशबू उठने लगी, वातावरण में तेजी से फैल गई। घड़े के जल का छिड़काव शक्ति साधक ने उस गोले के चारों तरफ किया। गोले के चारों तरफ वो अलग अलग प्रकार की पत्तियां लाइन बारी से बिछाई। उन पत्तियों के ऊपर अलग अलग वस्तुएं सजाई जाने लगी। केवल भोग की वस्तुएं उस लाश के बिल्कुल सामने रख दी गई। साधक ने सारी तैयारी कर ली। अलग अलग सामग्री जैसे अलग अलग जगह की बालू मिट्टी को भी उन पत्तियों पर गिरा दिया। 7 नदियों का जल अब भी संभाल कर रखा हुआ था। मंत्रों का तीसरा दौर शुरू हुआ। इस बार के मंत्र वही थे, परंतु उच्चारण अलग तरह से अलग अवित्र में हो रहा था। साधक मंत्रों की आवृत्ति पूर्ण होने पर आंख खोलकर बीच बीच में उस लाश पर चावल के दाने मार रहा था। प्रत्येक मंत्र की आवृत्ति के बाद वह इसी घटना को दोहरा रहा था। कुछ ही देर में फिर से प्रालौकिक घटनाएं चालू हो गई। इस बार प्रेत आत्मा पूरी तरह से अदृश्य थी। हमें बस केवल अंधकार से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक से हमारे चारों तरफ मौजूद पत्तियां हवा में ऊपर उठने लगी। वह गोल गोल घूमने लगी। हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। शक्ति साधक पर इसका भी प्रभाव नहीं था। हमारी तो सांसें अटक गई। एकाएक वह लाश हवा में उठने लगी। प्रेतनी इस प्रतिक्रिया को भंग करने की पूरी कोशिश कर रही थी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उसे इस काम को करने से रोक रही थी। इसलिए वो शव को बस 2 फीट ऊपर तक ही उठा पाई। उसकी इस मेहनत पर भी शक्ति साधक ने अपने खून के छींटे मारकर स्थिर कर दिया। वो सब हवा में झूलता रहा, ना ऊपर गया ना नीचे। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन अचानक से बदल गया। सब सामान्य हो गया। खुशबू उठने लगी। वह सारी पत्तियां जमीन पर वैसे ही आकर थम गई जैसे साधक ने रखी हुई थी। मंत्र पूर्ण होने की तरफ था। साधक ने अपने हाथ में चावल पकड़कर 3 बार फूंक मारी और जोर से लाश पर फेंक दी। इस बार लाश ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी। उसके हाथ पैर हिलने लगे, नसें फूलने लगी। हवा में स्थिर लाश जमीन पर आ गई। फिर अचानक लाश जाग उठी। अपने अपने लाल लाल नेत्र खोलकर शमशान का मुआयना करने लगा। लाश हमारे सम्मुख आकर बैठ गई। उस रात में हमारी आंखों के सामने वह सारा भोग कुछ ही पलों में चटका गया। उसकी लंबी लाल जीभ जिसमें खून की बूंदें स्पष्ट दिख रही थी। लाश धीरे धीरे से बोली, खून दो, अपना खून दो। शक्ति साधक जो पहले से तैयार था, लोहे के खप्पर को बीच में रखकर तीनों की उंगलियों से 3-3 बूंद निकाली गई। फिर शक्ति साधक ने मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के 3 दाने उसमें डाल दिए। उसके डालते ही खप्पर में खून खुद ब खुद ऊपर की ओर बढ़ने लगा। हमारे लिए यह आश्चर्य था, मतलब खोपड़ी हिलने लायक चीज़ थी, वैज्ञानिकता को झुटलाने वाली चीज़ थी। एक क्षण के लिए वह पूरी तरह से भर गया। लाल गाढ़ा खून जमीन पर गिरने लगा। साधक ने खप्पर लाश की तरफ बढ़ाया। वह किसी अतप्रत जीव की तरह उस खून को पी गया। उसके वस्त्र पूरी तरह से लाल हो गए। इसके बाद वह लाश खड़ी हुई, दौड़कर शमशान के अंधकार में गई और वह उन अंगारों के बीच से एक छोटी सी हड्डी को उठाकर ले आया और उस हड्डी को उसने साधक की तरफ बढ़ाया और कहा, लो ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ। प्रेतनी को मैं शमशान के भीतर बांध दिया है। अब वो शमशान के बाहर कभी नहीं जा सकती। विमल पूरी तरह सही हो जाएगा। उसके बाद उस लाश का शरीर काले रंग का होने लगा। उसकी आंखें तीव्र लाल और जीभ से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगी। शक्ति साधक ने उसको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देखते ही देखते वह लाश हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। शमशान के रक्षक ने प्रेतनी को कीलित कर दिया। अब वो शमशान से बाहर नहीं जा सकेगी। उसके बाद शक्ति साधक ने अपने हाथों से शेष सामान को उठाया और नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। रात्रि का चौथा पहर खत्म होने को था। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने को था। अजय ने शांति साधक से पूछा, क्या अब मेरा भाई पूरी तरह से सही हो जाएगा? शक्ति साधक ने कहा, हाँ, प्रेतनी के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त है। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा।
बस शारीरिक रूप से बलवान होने में समय लगेगा। सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के पश्चात हम तीनों शमशान से बाहर आ गए। अजय गाड़ी से वापस घर चला गया। मैं उसकी गाड़ी को जाता हुआ गली के अंतिम छोर की ओर देख रहा था। जब मैं वापस मुड़ा तो वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। शमशान को मैंने बाहर से ही देखा, परंतु वहाँ कोई नहीं था। सड़क खाली थी। इतने में चाय वाला आया। मैंने उससे चाय बनवाई। उसने चाय बनाकर दी। मैंने जल्दी से पी ली। मैंने उससे पूछा, वो शक्ति साधक कहाँ गया होगा जो कल तक यहाँ था? चाय वाले ने कहा, रमता जोगी बहता पानी। मैं समझ गया, साधना में रत योगी का कार्य सिद्धि के बाद रुकने का कोई अर्थ नहीं। कुछ दिनों के बाद विमल के घर गया। सब सही हो चुका था। वो काफ़ी स्वस्थ था। सब लोग उस शक्ति साधक का पता मुझसे मांगने लगे, पर मैं खुद नहीं जानता था वो कोई दिव्य शक्ति थी या हिमालय का सिद्ध योगी। तो आपको क्या लगता है, कौन होगा वो, दिव्य शक्ति या कोई सिद्ध साधक? तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब मेरी कहानियाँ तो सुन लेते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों, अब आपने कहानी सुन ली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ मैं आप सभी के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।